हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारे 5 ईयर प्लान का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 से 1991 तक इकोनॉमिक प्लानिंग की तो उसने ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाया अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक 395 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग ड्यूरिंग 1950 टू 1991, विच मीन्स आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो आई थी 1991 में। लेकिन 1991 से प्रियर मीन्स पहले हमने क्या अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए पॉलिसी बना रखी थी, वो हम डिस्कस करने वाले इस पार्ट में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे रिलायंस का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंस होता है। तो 1991 से पहले या कह लीजिए आज़ादी के बाद जब हमने प्लानिंग करनी स्टार्ट की तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी थी वो डिपेंड थी पूरा का पूरा किसके ऊपर? पब्लिक सेक्टर के ऊपर। जो भी कंपनियां खुल रही थी वो सारी कौन सी थी? गवर्नमेंट कंपनियां थी। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उतना फोकस नहीं किया गया। हद तो तब कर दी गई जब 17 इंडस्ट्रीज को, यहाँ 17 कंपनी की बात नहीं हो रही है, 17 इंडस्ट्री की बात हो रही है। इंडस्ट्री का मतलब जैसे कपड़ा हो गया तो कपड़ा पूरा एक इंडस्ट्री है, ठीक है। 17 इंडस्ट्री को क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया ओनली किसके लिए? पीएसयू के लिए। पीएसयू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मींस यहाँ पर इन 17 सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर काम कर ही नहीं सकता था। दूसरी चीज, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे रेगुलेटेड का मतलब है एक तरह से कुछ लिमिट तक ही डेवलपमेंट हुआ किसका? प्राइवेट सेक्टर का, और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, ठीक है। तीसरी चीज है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेटेड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो उस टाइम पे एसएसआई थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट चाहती थी इन इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो गाँव के इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ की छोटी छोटी इंडस्ट्री इलाके उन लोगों को ग्रोथ कर सके। और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उसको वो उतना भी फैलाना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया गया? रेगुलेशन लगा दी गई उसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। यहाँ पर बात हो रही है हैवी इंडस्ट्री, जैसे पावर जनरेशन हो गया या अदर कोई सेक्टर हो गया, स्टील हो गया। इन सेक्टर को उतना ही ग्रोथ किया गया जितना उन्हें लगा कि इतना हमारे लिए भी जरूरी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में हमारे को क्या हो सकती है, इससे ग्रोथ मिल सकती है, हम डेवलपिंग बहुत तेजी से हो पाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या करा? अपने एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उतनी ही ग्रोथ करी जितनी हमें क्या थी, उसकी जरूरत पड़ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1950 से 1991 के बीच हमने ज़्यादा फोकस किया किसके ऊपर? सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मीन्स हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाया जाए और उसे क्या किया जाए? इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि इंडिया की जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़ सके। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर। इंडिया की कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट ये मानती थी कि जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनियों से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी उनकी हमसे कहते हैं एडवांस थी, जिस वजह से जब वो इंडिया में एंटर होंगी तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आपके एग्जांपल के लिए देता हूँ कि 1970 में इंडिया में कोको कोला थी, IBM जैसी कंपनी थी, लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। किस आंदोलन के चलते? स्वदेशी आंदोलन के चलते। लेकिन 1991 में दोबारा से एक सारी कंपनी आई और ये पॉइंट देखने को मिला। एक्चुअली इसका डर था, लेकिन हुआ भी कि आपने सुना होगा थम्स अप कंपनी कहीं पार्ले कंपनी की कभी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में वो किसकी कंपनी है? कोको कोला की कंपनी है। उसे आने के बाद किसने खरीद लिया? कोको कोला ने। तो जो हुआ एक्चुअल उसका मैं पहले से डर था कि कहीं ना कहीं अगर विदेशी कंपनियां इंडिया में आ गई तो हमारे देश की कंपनियों को बर्बाद कर देंगी। इसलिए हम प्रोटेक्शन दे रहे थे, मतलब विदेशी कंपनियों को आने से रोक रहे थे, ताकि हमारी जो फॉरेन कॉम्पिटिटर आएंगे उससे हमारे देश की इंडस्ट्री को बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर है फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें इंपोर्ट ना कर अपने देश में ही प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इस पर वो ज़्यादा फोकस कर रही थी, जिसको हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस भी किया था सेल्फ रिलायंस के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल।
आज के टाइम में आप देख रहे होंगे हर जगह पे फॉरेन कैपिटल लग रही है। अगर इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है, अगर इंडिया में मेट्रो आई, वो सारी की सारा जो भी स्टार्टअप हुआ इंडिया में वो फॉरेन कैपिटल से हुआ। लेकिन 1991 से पहले हम ये सोचते थे कि कम से कम विदेशी पैसा इंडिया में आए, मतलब विदेशी लोग पैसा ना लगाएं यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे थे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे इंडिया में आने से। हमें लग रहा था कहीं ना कहीं उससे हमारी इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। एंड लास्ट, सेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा हमारी कंट्री में दो तरह के रूल करते हैं, मीन्स एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी अभी क्या होता है करंट में पॉलिसी की, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करती है, ग्रोथ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ग्रोथ करती है। लेकिन 1991 तक हमारी जो कंट्री थी वो सेंट्रलाइज प्लानिंग पे चलती थी, मीन्स जो सेंटर ने ग्रोथ प्रोसेस चालू किए उसी को ही क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। तो हमने इस पूरे टॉपिक में क्या देखा, हमने ये देखा कि 1991 तक कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को सर्वाइव किया, मीन्स कैसे बचाए रखा दूसरी चीज़ों से। लेकिन इन चीज़ों के अंदर कई सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके कुछ बेनिफिट भी निकल के आए और कुछ लिमिटेशन भी निकल के आई, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हमारी कि उस टाइम पे जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी उसके क्या सक्सेस थे और क्या फेलियर थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग की सक्सेस के बारे में। तो देखिए सक्सेस में सबसे पहला आ रहा है इंक्रीज नेशनल इनकम। जो हमने 1991 तक इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो जीडीपी है, जीडी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो तीनों सेक्टरों का क्या होता है, सम होता है, उसको हमने कहीं ना कहीं बढ़ाया है। और अगर हमारे देश का जीडीपी बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की नेशनल इनकम भी बढ़ती है। अब उसी के साथ एक रिलेटेड पॉइंट है पर कैपिटल ऑफ इनकम। अब पर कैपिटल इनकम ऑफ क्या होती है, जब देश की टोटल इनकम को, नेशनल इनकम को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, पर कैपिटल इनकम। अब तो ये सही बात है, हमारे को बजाय इसके इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन अगर वो पॉपुलेशन के कंपेयर में बढ़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसलिए अगर देश की नेशनल मींस पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है तो वो ग्रोथ की सिंबल शो करता है एक तरह से। नेक्स्ट है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं हमने इकोनॉमिक प्लानिंग में फोकस किया था कि हम अपनी सेविंग ज़्यादा करें और इन्वेस्टमेंट करें। वो कहीं ना कहीं शो भी होता है आपके फिगर में, आप देख लेना इसके अंदर जो डाटा दिया हुआ बुक में, कि हमने कहीं ना कहीं अपनी सेविंग को 9% से बढ़ाकर 33% लगाया है। मीन्स 9% से 33 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। आपको पता है कि आज़ादी के बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में 72% लोग लगे थे, लेकिन वो कितना ज़्यादा बैकवर्ड था। उसके बाद हमने अपनी इस एग्रीकल्चर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढने स्टार्ट किए। हमने इसमें टेक्निकल चेंजेस किए, हमने नए किस्म के बीज को अपनाया, मीन्स यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल चेंज किए, हमने मिडिल मैन को एलिमिनेट किया, यहाँ पर हमने खाद को थोड़ा सस्ती दरों पर किसानों को उपलब्ध कराया। तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया ताकि हम अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, जो कि सक्सेस में आया किसकी, इकोनॉमिक प्लानिंग की। एंड नेक्स्ट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आपको मैं बता दूं, जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था या अंडर ब्रिटिश रूल, हम दोनों ही पीरियड में हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो बहुत ज़्यादा करते हो भले ही, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट था वो था रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट क्या करते थे, फिनिश गुड्स। और किसी भी देश की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ तो तब होती है जब वो क्या करे, बना बनाया गुड्स को एक्सपोर्ट करे और रॉ मटेरियल को क्या कर ले, इंपोर्ट कर ले। तो ये चेंज आया। पहले हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, और अब क्या एक्सपोर्ट करने लगे धीरे धीरे, फिनिश गुड्स को, इंजीनियरिंग गुड्स को, ये सारी स्टील गुड्स को एक्सपोर्ट करने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन हुआ किसमें, इंडस्ट्री में, वो अच्छी चीज़ थी किसके लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सभी को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर 2 टाइप्स होता है। क्या होता है, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक में आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, पावर जनरेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं इकोनॉमिक। और सोशल की बात करूंगा तो हाउसिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, ये इसमें आते हैं। तो कहीं ना कहीं 1950 से अगर हम आज के कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की तुलना में तो अच्छा हुआ है। नेक्स्ट
एम्प्लॉयमेंट, हमने पहले की तुलना में ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है, ज़्यादा जॉब क्रिएट करी है, और धीरे धीरे हमने जो अपने 5 ईयर में प्लान किया था कि हम इतनी जॉब क्रिएट करेंगे, उसके तुलना में बहुत नियर बाय हमने कई सारी जॉब क्रिएट करके इंडिया में क्या करा है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया है। तो ये सारी पॉइंट शो कर रहे थे कि इंडिया में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेस हुई है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में बिल्कुल बहुत डेवलप हो गया है, बहुत ग्रोथ कर ली है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमने पढ़ लिया सक्सेस, अब पढ़ लेते क्या, फेलियर। किसके, हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के। तो देखिए फेलियर क्या था। पहला था अब्जेक्ट पॉवर्टी। इंडिया में इतने सारे 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर लिया गया, लेकिन आज भी गरीबी जैसी की तैसी बनी हुई है। मीन्स हम आज भी नहीं कह सकते 2019 में कि इंडिया में गरीबी नहीं है। और कब से हम प्लानिंग कर रहे हैं, 1950 से कर रहे हैं। तो इंडिया में पॉवर्टी खत्म होने का नाम नहीं ले पा रही है। लोग अब भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। ये इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या है, फेलियर है। दूसरा, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जब किसी चीज की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो। और जब जब किसी चीज की डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो रेट क्या होंगे, बढ़ेंगे। आप सभी को जैसे नॉर्मली कहते हैं कि आज के टाइम में आप 100 रुपये में जितना सामान खरीद सकते हैं, और मम्मी पापा के टाइम पे जब उनकी एज थी उतना 100 रुपये में खरीद सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। उस टाइम में 100 रुपये ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में वो 100 रुपये उतने नहीं है। मीन्स 100 रुपये ही हैं, लेकिन खरीदने की जो हमारी परचेजिंग पावर है वहाँ पे वो कम हो गई है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि महंगाई हुई है। महंगाई को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। पॉइंट नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। हमने अभी यहाँ बात करी थी सक्सेस में कि देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन जितनी तेजी से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेजी से हम अपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और लोग क्या होते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी फिर उनके सोशल अनरेस्ट का कारण बनती है, और फिर वो कहीं ना कहीं इलीगल कामों में भी लग जाते हैं जाके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसकी, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। फेलियर क्या कि हमने अब तक सभी लोगों को क्या नहीं दे पाया, रोजगार नहीं दे पाया। नेक्स्ट, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमने यहाँ बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चेंज आया है, लेकिन आपको मैं बता दूं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो डैम हो, चाहे वो ब्रिज हो, इवन पावर जनरेशन हो, हमने जितना टारगेट बनाया ना कि हम इतना करेंगे, उतना कभी हो नहीं पाया। मीन्स आज भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो लोग यहाँ पे दिल्ली में बैठे होंगे, दिल्ली से पढ़ते होंगे, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो मीन्स इसको तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, बहुत ही एडवांस होना चाहिए। और इंडिया के स्कूलों की, इंडिया के कॉलेजेस की, इंडिया के अंदर जो दिल्ली के स्कूल हैं, रोड हैं, उनकी हालत आप शायद जानते होंगे। तो मीन्स हम कह रहे ग्रोथ हुई, लेकिन जितना हमने एक्सपेक्ट किया उतनी नहीं हुई। तो आज भी इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बात लिए चले, ठीक है, मान लेते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। कहीं ग्रोथ ज़्यादा है तो कहीं ग्रोथ कम है। तो ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है किसके अंदर, इंडिया के अंदर, उनकी 5 ईयर प्लान के अंदर, ठीक है। एंड लास्ट, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डाटा दिया था। डाटा क्या था कि इंडिया की 50% पॉपुलेशन के पास जितनी मनी है उतनी टोटल मनी इंडिया की 15 फैमिली के पास मिलाकर है। अब सोच लो कितना ज़्यादा ये डिफरेंस है। मीन्स इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी फेलियर को दर्शा रहा है 5 ईयर प्लान के। तो बेसिकली हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि हमारे जो 5 ईयर प्लान है उसकी क्या सक्सेस थी और क्या फेलियर थी। साथ ही हमने डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने क्या क्या फीचर्स थी हमारी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर आपको लग रहा है कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ ही इससे रिलेटेड जल्दी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।